वेलकम टू पनीशिया ट्यूटर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे न्यूज़ चैनल्स आजकल चाइना और ताइवान के इशू पर जो है फ्लडेड हैं। China has fired missiles in the Taiwan Sea, China has fired ballistic missiles near Japan, and all these news channels have recently propagated this agenda so much. But आखिर ये चाइना ताइवान का इशू है क्या है? इनकी हिस्ट्री क्या इसमें कोई कंट्रीब्यूशन डालती है? यूएस का इस पर्टिकुलर विवाद में क्या इन्वॉल्वमेंट है? और नैन्सी पेलोसी जो कि यूएस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को बिलोंग करती हैं, उनकी विजिट ताइवान में होने से चाइना को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इन सभी सवालों का जवाब जो है हम आज के इस वीडियो सेगमेंट में जानने वाले हैं। रिसेंटली ये इशू जो है नैन्सी पेलोसी के विजिट के बाद जो है बवाल में आ गया। चाइना हैज रिसेंटली mentioned that Nancy Pelosi shouldn't have visited Taiwan. Despite their repeated warnings, नैन्सी पेलोसी जो कि यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर हैं, जैसे हमारे इंडिया में वी हैव पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में वी हैव लोकसभा, लोकसभा का एक स्पीकर होता है। सिमिलर टैग में जो है नैन्सी पेलोसी हैं यूएस के कांग्रेस में, वहां के पार्लियामेंट को आप कांग्रेस मानते हैं, तो वहां पर इस पर्टिकुलर विजिट को जो है काफी ज्यादा स्ट्रांगली एडमायर किया जा रहा है, बट चाइना हैज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड दिस विजिट। अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि ताइवान इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द यूएस इकोनॉमी एज वेल एज द चाइनीज इकोनॉमी। चाइना का जो पास्ट है वो ताइवान के साथ काफी गहरे से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इस पास्ट को इलैबोरेट करूं तो सबसे पहले ताइवान के बारे में बात कर लेते हैं। ताइवान जो है एक ऐसी कंट्री है जो कि एक आइलैंड नेशन है। दिस रेड पार्ट दैट यू कैन सी इन द मैप इज चाइना, और चाइना के बिल्कुल ईस्ट में ये छोटी सी सर्कल्ड कंट्री इज योर ताइवान। अब ऐसा माना जा रहा है कि ये जो छोटा सा सर्कल कंट्री है इसको बहुत सालों के लिए किंग डायनेस्टी ने रूल किया था। दिस किंग डायनेस्टी रूल्ड हियर फॉर 1683 टू 1895। इसके बाद जब ये डायनेस्टी का टाइम पीरियड ओवर हुआ तो बहुत सारी माइग्रेशन देखने को मिली। माइग्रेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब लोग ट्रैवल करते हैं उस सिनेरियो को आप माइग्रेशन बोलते हैं। अब ये माइग्रेशन कोई आम माइग्रेशन नहीं थी। चाइना के फुजियान प्रोविंस में से होक्लो चाइनीज जो है ये कम्युनिटी ने माइग्रेट किया। देन अदर ग्वांगडोंग प्रोविंस से हाका चाइनीज ने जो है माइग्रेट किया। तो मैक्सिमम चाइनीज लोग जो हैं इस ताइवान की कम्युनिटी में जो है वो माइग्रेट करने लग गए। नाउ दिस माइग्रेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो ये ताइवान वाला एरिया था, दिस चाइनीज हेल्ड एरिया, इट वेंट टू जापान बिकॉज जापान वन इन दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेटर ऑन इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब जापान हार गया तो अगेन दिस कंट्रोल वेंट इनटू द चाइनीज हैंड्स। फिर से दोबारा ये टेरिटरी जो है वो चाइना के हाथ में आ गई। सो दिस वाज हाउ जापान एंड चाइना टुक कंट्रोल ऑफ इट। जब जापान से चाइना ने इसको वापस ले लिया तो चाइना में उस टाइम पे दो लीडर्स थे, दो कम्युनिटीज के बीच में जो है सिविल वॉर जो है ब्रेकआउट हो गई थी। अब इस सिविल वॉर में एक साइड पे चियांग काई शेक के ट्रूप्स थे और दूसरी साइड पे माओ जेडोंग जो कि कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते हैं वो लड़ रहे थे। अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी वाले लीडर थे ये इस वॉर में जीत जाते हैं। ये चियांग काई शेक के जो ट्रूप्स थे ये ताइवान की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स आउटराइटली इन्होंने यहाँ ताइवान में आके ऑलमोस्ट 25 ईयर्स तक यहाँ पे रूल किया है। देन आफ्टर 25 ईयर्स 1949 में ये यहाँ पर गए थे। 1949 से टोटल 25 ईयर्स इन्होंने यहाँ पे स्पेंड किए। देन लेटर ऑन एक डेमोक्रेटिक लीडर जो है इस ताइवान की धरती पर जो है वो पैदा हुआ। दैट डेमोक्रेटिक लीडर इज नन अदर देन ली टैंग हुई। ली टैंग हुई को आप फादर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने यहाँ पर ताइवान में एक मूवमेंट चलाई कि हम जो हैं चाइना का पार्ट नहीं है, वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। अब ये एक ऐसी मूवमेंट है जो आपका चाइना है ना, इसको आप पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। द कंप्लीट नेम ऑफ चाइना इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान को आप रिपब्लिक ऑफ चाइना भी बोल सकते हैं। एंड चाइना क्लेम्स दिस अंडर देयर वन चाइना पॉलिसी, यानी कि पूरा का पूरा ये जो एरिया है दिस इज वन चाइना ओनली। ताइवान जो है इनकी टेरिटरी से अलग नहीं है, बट ताइवान क्योंकि जब से इनके डेमोक्रेटिक लीडर आए दे ऑप्टेड फॉर दीज डेमोक्रेटिक एनालिसिस। अब इस पर्टिकुलर रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ये जो छोटा चाइना है ये बड़ा चाइना इसको अपना ही पार्ट मानता है, तो इसको ये इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं लेने देता। तो यूएस और ऐसी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो भी चाइना को सपोर्ट करती हैं और वन चाइना पॉलिसी जो है उसको ऑप्ट करती हैं। बट यूएस, लेट मी टेल यू, बहुत स्मार्टली प्ले करता है। आने वाली स्लाइड्स में आई विल टेल यू हाउ यूएस हैज स्मार्टली प्लेड विद दिस वन चाइना पॉलिसी ऑफ चाइना। बट बिफोर दैट मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी।
जब दो कंट्रीज के बीच में आपस में लड़ाई होती है, जैसे अभी इन्होंने रिसेंटली एयर मिसाइल्स जो हैं ताइवान के पास जो हैं फायर की हैं, ये ऐसा इसलिए होता है, एक मीडियन लाइन करके एक सिनेरियो है, इस मीडियन लाइन को ऑलमोस्ट हर कंट्री ड्रॉ करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें इंडिया को पाकिस्तान से काफ़ी खतरा रहता है, तो इंडिया का जो एयर बेस है वो पाकिस्तान के साथ जो यहाँ पे जुड़ता है, यहाँ पे एक मीडियन लाइन बनाई जाती है, इसे आप एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के नाम से जानते हैं, यानी कि एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। इस पर्टिकुलर जोन को अगर कोई भी मिसाइल जो है वो क्रॉस करती है तो उसे वायलेशन जो है वो करार दिया जाता है। दिस इज चाइनीज टेरिटरी एंड दिस इज ताइवान्स टेरिटरी। चाइना और ताइवान की जो ये टेरिटरी है, इस पर्टिकुलर टेरिटरी को अगर मीडियन लाइन को क्रॉस करते हैं तो मतलब इसे वायलेशन पे गिना जाता है, यानी कि इसे आप उल्लंघन मानते हैं। इस पर्टिकुलर लाइन को इन्होंने ऑलमोस्ट सितंबर 2020 से लेके अभी तक 1765 टाइम्स जो है उसे क्रॉस कर दिया। दिस मच टाइम्स दे हैव वायलेटेड देयर एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। अब अकेले 2022 की बात करूं तो ये 623 से भी ज्यादा नंबर है, मतलब इस मीडियन लाइन को क्रॉस करने वाली चाइना की मिसाइल्स जो हैं वो 623 बार से भी ऊपर जा चुकी हैं। एंड इट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ईयर दैट वी हैव क्रॉस्ड एंड दिस नंबर स्पीक्स वॉल्यूम कि चाइना का इंटरफेरेंस in Taiwan's economy is so much. So this one China policy of China is somewhere getting violated. तो चाइना जो है अपना नेशनलिज्म का रोना जो है ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में काफी ज्यादा जो है प्रोपगेट करता रहता है। इफ आई टेल यू द हिस्ट्री, 1995 और 1996 में पहला चाइना और ताइवान का जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने आया था। दोनों की मिलिट्री जो है वो आपस में टकराई थी। ताइवान फर्स्टली डिमांडेड फॉर देयर डेमोक्रेटिक राइट्स, और उस टाइम पे जैसा कि मैंने बताया फादर ऑफ डेमोक्रेसी ली टैंग हुई जो है नए प्रेसिडेंट बने थे इन द सेम ईयर विद 54% ऑफ वोट्स। इन्होंने मैक्सिमम वोट्स को हासिल करते हुए ताइवान में जो है अपनी सरकार बनाई थी। इसके बाद 2016 में साई इंग वेन आए। इनका भी यही मानना है कि हम चाइना से अलग हैं, वी डू नॉट रिकॉग्नाइज विद द चाइना, द मेन लैंड चाइना, वी आर सेपरेट एज एन इकोनॉमी। और 2020 में इनको री इलेक्ट किया गया। अभी रिसेंटली नैन्सी पेलोसी व्हेन शी विजिटेड वन ऑफ द डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ ताइवान, वहां पर उन्होंने यही एजेंडास जो है वो डिस्कस किए। अब थोड़ा सा इनके पॉपुलेशन ग्राफ पे जो है वो नजर डालते हैं। पहले के टाइम पे जब 1992 वाला सिनेरियो था तब चाइनीज पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा हुआ करती थी। दैट मीन्स अराउंड 30% के अराउंड जो है ब्रैकेट आपका चाइनीज पॉपुलेशन का होता था। बाय द ईयर 2021 ये जो चाइनीज का ग्राफ है, दिस यू कैन सी दैट इट इज डिक्लाइनिंग। दैट मीन्स चाइनीज पॉपुलेशन जो ताइवान में रहती है वो कम होती जा रही है, और चाइनीज का इन्फ्लुएंस जो है यहाँ के लोग ज्यादा मानते नहीं है। यहाँ के लोग ज्यादातर अपने आप को ताइवानीज ओरिजिन के जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। नाउ सी दिस ग्राफ ऑफ ताइवान, हाउ इट इज इंक्रीजिंग। मैक्सिमम 60% ऑफ द पॉपुलेशन इन 2021 recognized themselves as Taiwanese. So this population graph speaks volume कि हम किस कंट्री के साथ जो है अपने आप को टाई अप में देखना चाहते हैं। We do follow one China policy or we do not follow one China policy. So this population graphic also speaks volumes about the kind of scenarios that are prevailing in China and Taiwan right now. Another thing that is Taiwan famous for, और क्यों वर्ल्ड इकोनॉमी को इसके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, that is because of its semiconductor manufacturing. आज आप रिमोट से लेकर टिल मैन्युफैक्चरिंग एरोप्लेन्स और एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, उन सभी में एक प्रकार की चिप यूज होती है। Be it your phones, be it your smartphones, be it your internet, be it your laptop, be it anything that you require to process in your electronic equipments, उसके अंदर एक चिप मैन्युफैक्चर होती है। ये जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है इसे ही आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का पार्ट बनाते हैं। ताइवान की एक फेमस कंपनी है दैट इज ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये वर्ल्ड का कम से कम 64% जो सेमीकंडक्टर है वो मैन्युफैक्चर करती है। तो एवरी कंट्रीज डिजायर राइट नाउ इज टू प्रोटेक्ट ताइवान बिकॉज ऑफ इट्स सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। यदि चाइना जो है ताइवान को एक्वायर करता है तो वर्ल्ड के जो एक्सपोर्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ देयर सेमीकंडक्टर्स दे विल सफर। तो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को लेके इस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो कि रफली मोर देन 50% ताइवान से आती है, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को बचाने के लिए एवरी अदर इकोनॉमी इज इंटरेस्टेड इन ताइवान। यूएस इज प्लेइंग अ डबल रोल इन दिस सिनेरियो। We'll discuss this, but before that I would like to give you some insights about the trade and geopolitics that comes from your Taiwan's economy. सबसे पहली चीज, 90% वर्ल्ड के जो एडवांस चिप्स की डिमांड है आपके कंप्यूटर्स के लिए, फोन्स के लिए, वो सब ताइवान से आती हैं।
ताइवान भले ही छोटी आइलैंड कंट्री है, बट येस इट नीड्स 90% ऑफ द वर्ल्ड्स डिमांड फॉर एडवांस चिप्स। अदर थिंग, इंटीग्रेटेड चिप्स जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रेडेड है, 2015 से लेकर 2020 तक इनका रिकॉर्ड रहा है। ताइवान में 1/5 ऑफ दैट ट्रेड हैज़ कम ओवर। अनदर थिंग, ताइवान का चिप सप्लाई चाइना को ही 30% तक है। अगर चाइना की इकोनॉमी ताइवान को एक्वायर कर लेती है तो ये 30% का खर्चा जो है इनका काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगा। ये भी एक चाइना का वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसको हम कंसिडरेशन में ले सकते हैं। अनदर थिंग इज चाइना का वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में जो कंट्रोल है ताइवान को एक्वायर करने के बाद बढ़ जाएगा। जैसा कि चाइना ग्लोबल एक्सपेंशन पॉलिसी में बिलीव करता है, वो अपनी टेरिटरी को काफ़ी हद तक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक काफ़ी ट्रेडिशनल आउटलुक है अपने एक्सपेंस को बढ़ाने की। बट येस, चाइना ये मानता है कि अगर वो ताइवान को कंट्रोल कर लेगा तो उसका पैसिफिक रीजन में जो कंट्रोल है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। प्लस साउथ चाइना सी के मैक्सिमम एरियाज को जो है चाइना क्लेम करता है, इस क्लेम में भी जो है उसको सॉलिडारिटी मिलेगी। तो इन सभी रीजंस के कारण जो है चाइना एंड द वर्ल्ड इकोनॉमीज आर इंटरेस्टेड इन योर ताइवान। नाउ लेट्स सी यूएस जो है इस चाइना और ताइवान की इस हिस्टोरिकल लड़ाई में कैसे भागीदार बन जाता है। यूएस जो है काफ़ी एम्बिग्विटी वाली पॉलिसी जो है अपनाता है। ना एम्बिग्विटी मतलब इनकी बहुत ही वेग पॉलिसी है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करते हैं। वन चाइना पॉलिसी मतलब चाइना जिसको मैंने बताया इसको आप पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, ताइवान जिसको आप रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं। चाइना ये कहता है कि ये बड़ा वाला चाइना और ये छोटा वाला चाइना एक ही पार्ट है, दैट मीन्स वन चाइना पॉलिसी। यूएस भी इस बात को मानता है और इस बात को मानने के लिए मतलब यूएस का कोई भी डेलीगेशन अगर यहाँ पर ताइवान के साथ कुछ भी डील करना चाहता है तो वो सबसे पहले इस पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को वो कॉन्टैक्ट करेगा एंड देन दे विल लेट नो कि ताइवान से उनका कॉन्टैक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट अभी क्या हो रहा है, यूएस के नैन्सी पेलोसी जो है डायरेक्टली ताइवान में जो है विजिट करने चली जाती हैं। वो डायरेक्टली रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ एज इन ताइवान के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट बनाने शुरू कर देती हैं। Now they are breaking one China policy at one end and on the other hand officially they declare कि पूरा जो one China policy है उसके अंदर completely belief रखते हैं। इन particular reasons की वजह से जो है US की ये जो ambiguity वाला प्लॉय है ये पूरे विश्व के समझ के बाहर है। Another thing that US does is कि चाइना के साथ तो ये डीलिंग करता ही है, ये एक इनफॉर्मल रिलेशन जो है वो ताइवान के साथ बना के रखता है। ये इनको बहुत बड़े स्तर पर जो है आर्म्स सप्लाई करता है। लार्जेस्ट आर्म्स डीलर ऑफ विद द ताइवान इज द यूएस इकोनॉमी। तो यूएस के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, अपनी सहूलत के हिसाब से जो है ये अपने सिनेरियोज को है शेप कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यूएस जो है वो एम्बिग्विटी वाला प्लॉय प्ले करता रहेगा और विश्व की बाकी इकोनॉमीज जो है वो देखती रहेंगी। अनदर सिनेरियो ऑफ दिस एस्पेक्ट इज कि चाइना के इस कॉन्टेक्स्ट को कि ताइवान हमारी ही कंट्री को बिलोंग करता है, इसे सपोर्ट करने वाली भी काफ़ी मेजर कंट्रीज हैं, जिसके अंदर सबसे पहला नाम पाकिस्तान का आता है बिकॉज चाइना एंड पाकिस्तान हैव बीन अलाइज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड दे प्लॉय अगेंस्ट द इंडियन इकोनॉमी। देन नॉर्थ कोरिया, देन रशिया, ईरान, बेलारूस, क्यूबा, म्यांमार एंड थाईलैंड सरप्राइजिंगली, देन श्रीलंका। All these economies are supporting China on their stand that Taiwan is a part of Republic of China. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी इकोनॉमीज हैं जो इन सभी सिनेरियोज में जो हैं वो बिलीफ नहीं रखती हैं। अब इंडिया का जो कॉन्टेक्स्ट है, वी नीड टू सी इन द कमिंग लाइमलाइट दैट हाउ डज दिस चाइना ताइवान इशू अनफोल्ड्स। क्या ये अगला यूक्रेन बन सकता है? क्या ये वॉर का एक इमीडिएट एजेंडा बन सकता है? तो वर्ल्ड की अगर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग अगर सफ़र होगी तो डेफिनेटली ये जो सिनेरियोज हैं ये क्वेश्चनेबल बन जाते हैं। तो इन सभी कॉन्टेक्स्ट में यूएस एंड द अदर इकोनॉमीज हैव टू प्ले डिलिजेंटली, हैव टू प्ले एक्टिवली so that the Taiwanese economy does not suffers at the hands of Chinese. So this Nancy Pelosi's visit has given so many question marks to the world that whether these kind of visits will play in a fruitful scenario for the humanity or not. So with this thought, it's a wrap in my today's edition of China-Taiwan issue. I hope you liked the current segment. Thank you so much for joining us.